नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टेट काला असाइनमेंट पेपर नंबर 6 करने वाले हैं। और पेपर नंबर 6 के अंदर हम लोग सेक्शन सी विभाग कर रहे थे। और सेक्शन सी विभाग में 1 से लेकर के यानी स्टेट का जो पार्ट 1 है ना, अब पहले हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद आने वाले वीडियोस के अंदर हम आपको पार्ट 2 के भी वीडियोस बनाने वाले हैं। और फटाफट हम लोग सभी चीजों को डिटेल वाइज समझने का प्रयास करते हैं। देखो, मेरा यूट्यूब पर वीडियो बहुत स्लो आता है, बहुत डेली है, मतलब कि डेली आता है, बट 1 या 2 ही वीडियो आ पाता है, बिकॉज क्लास बहुत सारा होता है और जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर पाता हूँ। और कुछ वीडियो मेरे यूट्यूब पे आते हैं फ्री वाले और कुछ वीडियो हमारे पेड वाले आते हैं, जिसके कारण मेरा पूरी वीडियोस यहाँ पर नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, पेड वाले में अपना डेली वीडियो अपडेट होते रहते हैं, वहां पर डेली वीडियोस बनते रहते हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीजें टोटली बड़ा पेड ग्रुप में मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा आज का हमारा नया टॉपिक है थियरी बेस्ड है सेक्शन सी में। आज के चारों चार क्वेश्चन बड़ा हमारा थियरी है बड़ा। तो बड़ा याद रखना, ऐसा मत सोचना कि थियरी नहीं आती है, थियरी भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो थियरी भी हमें मेहनत करना है, थियरी पे ही फोकस करना है बड़ा, क्योंकि आई थिंक 2024 के अंदर बड़ा मैक्सिमम क्वेश्चन थियरी पूछ लिए थे बड़ा सेक्शन सी में, और सारे बच्चे रोते हुए आए थे। तो ऐसा काम नहीं करना है, थियरी भी हमें पढ़ना रहेगा। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन को डिटेल वाइज समझने का प्रयास करेंगे और सीखने का भी प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। डन डन। चलिए आगे बढ़ते बड़ा, हम लोग आगे अब बहुत डिटेल में हम लोग सब चीजें सीखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा निकल के रहा है, सूचकांक का लक्षण बताओ। अब बेटा इसका हिंदी अगर करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सूचकांक की विशेषता मतलब लक्षण बताइए। विशेषता मतलब लक्षण बताइए। तो यहाँ पर देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तर क्या लिखा है बेटा। पहला लिखा हुआ है कि सूचकांक जो है वो मूल्य अनुपात को प्रतिशत दर्शाने वाला क्या है, सापेक्ष माप है। जो कीवर्ड पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। सूचकांक मूल्य अनुपात को प्रतिशत में दर्शाने वाला क्या है, एक सापेक्ष माप है। मूल्य नु अनुपात, मूल्य नु अनुपात को प्रतिशत में दर्शाने वाला क्या है, सापेक्ष माप है। बोलो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सूचकांक मूल्य अनुपात को प्रतिशत में दर्शाने वाला क्या है, सापेक्ष माप है। पॉइंट नंबर 2, सूचकांक एक औसत माप है। आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा, बस खाली इतना, सूचकांक एक औसत माप है, खाली यहां तक लिखोगे तो भी चलेगा, दौड़ेगा, सब कुछ चलेगा। तीसरा, सूचकांक एक भारित औसत माप है, यहां तक लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि भारित औसत माप में क्या होता है, भारित औसत माप में क्या होता है, अलग अलग वस्तुओं का भारत को ज्यादा महत्व दर्शाया जाता है। लेकिन आप यहीं तक लिखोगे, यहां तक कि सूचकांक एक भारित औसत माप है तो भी चलेगा। चौथा पॉइंट क्या है, सूचकांक को प्रत्येक अनुपात की वस्तु और समय के मूल्य में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को दर्शाता है। यानी जो सूचकांक है वो प्रत्येक अनुपात की वस्तु और दो समय के मूल्य में होने वाले जो अनुपातिक परिवर्तन होता है उसे दर्शाता है। और पॉइंट नंबर 5, सूचकांक सापेक्ष माप होने से वहां इकाई क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है, इकाई मुक्त होती है। यानी सूचकांक एक सापेक्ष माप होने से वह इकाई क्या हो जाती है बाबू, फ्री हो जाती है। तो ये था बड़ा इसका पहला क्वेश्चन का उत्तर। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको पहले क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया और याद भी हो गया होगा। अब आपको कैसे बोलो, देखो चलो चलो फटाफट इसका उत्तर मैं बंद कर दे रहा हूँ। चलो बड़ो बोलो जल्दी, चलिए आप बोलो। सूचकांक मूल्य अनुपात को परिवर्तन दर्शाने वाला एक सापेक्ष माप है। सूचकांक एक औसत माप है। सूचकांक एक भारित औसत माप है। ठीक है, और सूचकांक के अंदर इकाई के अनुपात और वस्तु और दो समय के मूल्यों में होने वाले अनुपातिक माध्य है। तो देखो यहाँ पर वही सब चीजें लिखा है। देखो, सूचकांक मूल्य अनुपात में परिवर्तन को दर्शाने वाला सापेक्ष माप है, और सूचकांक एक औसत माप है, सूचकांक एक भारित औसत माप है, सूचकांक के प्रत्येक अनुपात में वस्तुओं से दो समय के मूल्य में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन दर्शाता है, और सूचकांक सापेक्ष माप होने की वजह से वहां इकाई में फ्री हो जाता है। तो इस तरीके से बड़ा अगर तुम इसको याद करोगे
तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आई होप आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, संपूर्ण धन सहसंबंध संपूर्ण ऋण सहसंबंध आकृति के द्वारा समझाइए। चलिए, संपूर्ण धन सहसंबंध, तो अगर संपूर्ण धन सहसंबंध आएगा तो याद रखना है इस तरीके की आकृति बनाई जाएगी और इसी आकृति पर से बड़ा आपको इसका डेफिनेशन लिखना है। एकदम इजी बड़ा, आपको आप आराम से याद हो जाएगा। याद कैसे करना है, देखो मैं समझा रहा हूं, आकृति ही आपको समझाएगा बड़ा। ये एक्स लाइन है, ये वाई लाइन है, यहाँ पर 0 है और ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। कहाँ, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी ऊपर की दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है, ऊपर की दिशा में जा रहा है, नीचे से ऊपर की दिशा में जा रहा है ना। चलिए, तो याद कैसे करना, वैसे याद करना जैसे मैंने बताया अभी। यदि विकर्ण आकृति के सभी बिंदु, यदि विकर्ण आकृति के सभी बिंदु, यदि विकर्ण आकृति के सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो, यदि विकर्ण आकृति के सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो और रेखा दाईं बाईं ऊपर से ऊपर की दिशा में जाती हो, दाईं बाईं ऊपर की दिशा में जाती हो, तो दो चल x और y के बीच का संपूर्ण धन सहसंबंध है, ऐसा कहा जाएगा। बोलो बाबू, क्लियर हुआ। यदि विकर्ण आकृति के सभी बिंदु एक ही रेखा पे हो और रेखा दाईं बाईं ऊपर की दिशा में हो या ऊपर की दिशा में जाती हो, तो दो चल x और y के बीच के संपूर्ण धन सहसंबंध है, ऐसा कहा जाएगा। अगर संपूर्ण धन सहसंबंध है तो आपको आकृति इस तरीके से बनाना रहेगा। आई होप आशा करता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए, दूसरा टॉपिक उसी के अंदर बोला है, संपूर्ण ऋण सहसंबंध। अगर संपूर्ण ऋण सहसंबंध पूछा तो कैसे लिखोगे, तो आकृति बनेगी इस तरीके से, यानी ऊपर से नीचे की ओर बनेगी। तो ये इसमें भी ऐसी, यदि विकर्ण आकृति के सभी बिंदु एक ही रेखा पे हो और रेखा दाईं से बाईं ओर नीचे की दिशा में हो, नीचे की दिशा में हो, तो x और y के बीच के संपूर्ण ऋण सहसंबंध है, ऐसा कहा जाएगा। यानी परिभाषा में थोड़ा सा चेंजेस किया है, बाकी सब कुछ डिट्टो है। उधर ऊपर की दिशा में जाता है, इधर जो है क्वेश्चन में नीचे की दिशा में जाता है। ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, ऊपर की दिशा में जाता है, और वो वाले में ऊपर से नीचे की दिशा में जाता है। तो उसे अगर ऊपर की ओर जाए तो संपूर्ण धन संबंध, और अगर नीचे की ओर आए संपूर्ण ऋण सहसंबंध। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको ये क्वेश्चन याद भी हो गया होगा। खास करके आकृति आपको अच्छे से देख लेना है। क्लियर क्लियर सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निश्चितता अंक का उपयोग, यानी कि निश्चितता यानी निर्णायकता का गुणांक का उपयोग लिखिए। चलिए, यहाँ पर दो उपयोग है बेटा, दोनों उपयोगों को हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नियत संबंध रेखा के उपयोग से प्राप्त अंकलित माप का विश्वसनीय का आधार। पहला क्वेश्चन ये है कि नियत संबंध रेखा के उपयोग से प्राप्त अंकलित मान, ये क्या है, मान, अंकलित मान की विश्वसनीयता के आधार। इसमें पहला पॉइंट लिखा है, अगर आर स्क्वायर की कीमत 1 मिले, अगर आर स्क्वायर की कीमत 1 मिले तो नियत संबंध रेखा से जो प्राप्त अंकलित मान है वो 100% क्या होगा बाबू, विश्वसनीय होगा। ऐसा कब होगा, जब आर स्क्वायर का मान 1 होगा तब। अगर आर स्क्वायर का मान 0 मिले तो नियत संबंध रेखा से प्राप्त अंकलित मान का विश्वसनीय नहीं होगा, विश्वसनीय नहीं होगा। तो ये हमारा पहला उपयोग आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा, नियत संबंध रेखा की सहायता से प्राप्त अंकलित मान विश्वसनीय का माप दिए गए उन दो चरों x और y के बीच के सहसंबंध गुणांक के परिणाम पर आधारित होता है। तो इस परिणाम को निश्चितता गुणांक भी कहते हैं। मतलब निश्चितता गुणांक के दूसरा वचन क्या लिखना है, परिभाषा लिख देना है बस। तो क्या है, नियत संबंध रेखा की सहायता से, नियत संबंध रेखा की सहायता से, नियत संबंध रेखा की सहायता से प्राप्त अंकलित मान विश्वसनीय माप के द्वारा दिए गए उन दो चलों के बीच x और y के बीच का सहसंबंध गुणांक के माप के आधारित होता है। इसलिए इस माप को हम निर्णायकता गुणांक भी कहते हैं। तो बस इतना लिखोगे तो बड़ा आपका इसका उत्तर क्लियर हो जाएगा। आइए, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और सुन भी लिए होगे आप लोग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट पढ़ना तो स्क्रीनशॉट भी पढ़ सकते हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलित औसत। यहाँ पर लिखा है चलित औसत की विधि की मर्यादा मतलब अवगुण के बारे में बताइए। बड़ा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार बोर्ड में पूछा गया है बड़ा, तो ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन यह है, पहला यहाँ मर्यादा क्या लिखी, यदि चलित औसत का अंतराल योग्य विधि से चयन न किया जाए, यदि चलित औसत का अंतराल योग्य विधि से चयन न किया जाए तो इस विधि से प्राप्त झुकाव विश्वसनीय नहीं होगा। यानी कि यदि चलित औसत का अंतराल योग्य विधि से चयन नहीं किया गया होगा तो इस विधि से प्राप्त झुकाव विश्वसनीय नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, प्रारंभिक और अंतिम कुछ समय के लिए यह विधि झुकाव अनुमान प्राप्त नहीं हो सकता, अगर पहला और लास्ट का गलत रहेगा तो। और तीसरा, भविष्य के अनुमान के लिए कोई निश्चित गाणितिक सूत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब इससे कोई भी हम सूत्र वगैरह नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यानी भविष्य के लिए अनुमान के लिए कोई निश्चित गाणितिक सूत्र नहीं प्राप्त कर सकते, कोई भी फॉर्मूला यहां से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सूत्र लगता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट लगता है, सूत्र से चलता नहीं है ये, इसीलिए यहाँ पर सूत्र प्राप्त नहीं होगा। तो ये 3 चीजें मैंने बता दिया बड़ा, अगर योग्य मेथड नहीं चलोगे तो विश्वसनीय नहीं होगा, अगर प्रारंभिक और अंतिम कुछ समय के लिए इस विधि का ये झुकाव नहीं प्राप्त होगा, और भविष्य में अनुमान के लिए कोई निश्चित गाणितिक सूत्र नहीं प्राप्त होगा। तो ये 3 रूल्स, 3 कारण यहाँ पर दिए गए हैं। आई होप आपको बड़ा ये 4 क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आ गया है बड़ा। अब आने वाले लेक्चर में बड़ा ये 35 से लेकर के 39 तक के क्वेश्चन बड़ा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं। अभी के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट कर सकते हो, बताओ कौन से वीडियो पे, टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, या तो आप बोलो सेक्शन ई पे बनाओ, या इसके आगे के क्वेश्चन की वीडियो बनाओ, या सेक्शन बी की बनाओ, या सेक्शन ए की बनाओ। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाओ बड़ा। ठीक है, देखो बड़ा मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान रखना बड़ा। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्टेट का मैं पूरा कर देता हूँ, अकाउंट थोड़ा इजी बड़ा, इसलिए अकाउंट तुम कर लोगे बड़ा। अकाउंट का भी वीडियो आएगा, पर पहले स्टेट का कंप्लीट कर ले, क्योंकि स्टेट में बच्चे ज्यादा फेल होते हैं, इसलिए अकाउंट में बड़ा आप लोग अकाउंट वगैरह बनाओगे तो आप लोग निकल जाओगे, पर स्टेट बड़ा एक ऐसा लेवल का है, इसमें स्टेट में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि स्टेट में मैं जितना पढ़ा रहा हूं ना, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं जितना पढ़ा रहा हूं, अगर तुमने बड़ा मेरा सारा वीडियो देख के चले गए, स्टेट की बात करो बड़ा, सारा का सारा वीडियो देख के चले गए बड़ा, मैं आपको ओपन चैलेंज कह रहा हूं बड़ा, मेरे वीडियो से आप लोग पास हो जाओगे, इसकी पूरी की पूरी गारंटी दे रहा हूं बड़ा। अगर फेल हो गए बड़ा तो मेरे से 5,000 रुपया लेके जाना, लेकिन शर्त इतनी होगी, मेरा एक एक वीडियो आप लोगों को देखना पड़ेगा, मेरा एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, और मुझसे डेली पूछना होगा कि सर बताओ आप मुझे, अगर मैं आपकी बातें फॉलो करता हूं, इसकी क्या गारंटी कि मैं पास हो जाऊंगा। अगर आप मेरी बातें फॉलो करते हो, सिर्फ मेरी बातें कह रहा हूं, जैसा मैं कह रहा हूं अगर उस तरीके से चलते हो, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको फेल नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन शर्त इतनी होगी, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना है, और डेली का डेली काम करना है। ठीक है, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने वीडियो देखा है तो जो क्वेश्चन आंसर पढ़ाया है इसको लिखो और प्रैक्टिस करो और याद डेली करो, और संडे का डेली एक टेस्ट दो बड़ा। अगर आपके पास टेस्ट पेपर नहीं तो मुझसे टेस्ट पेपर मांगो, हर संडे टेस्ट पेपर मांगो, और हर संडे आधा घंटा टेस्ट देकर मुझे आंसर भेजो, और मैं चेक करूं, मैं आपको आंसर दूंगा। देखो पेड ग्रुप में ये सब चल रहा है, अगर आप लोगों को भी ज्वाइन होना है तो आप जुड़ सकते हो बड़ा, बट अगर आप लोगों को नहीं करना है, आप अपने हिसाब से चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये तो अपने नेक्स्ट वीडियो में चलाएंगे, बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।